Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Professor K.C. Soni, Department of Zoology, Government Lohia PG College, Churu, affiliated to Maharaja Gaga Singh University, Bihar. In today's lecture series of animal taxonomy, I am going to deliver a very informal talk, that is animal taxonomy and introduction. ये साथियों और विद्यार्थियों, एनिमल टैक्सोनॉमी की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में एक बहुत ही सामान्य व्याख्यान टैक्सोनॉमी का परिचय। वैसे देखा जाए तो ये लेक्चर सबसे पहले डिलीवर होना चाहिए था, लेकिन इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में पहले मैंने ICZN द्वारा प्रतिपादित जो नियमावली है, रूल्स है, नोमेनक्लेचर है, उसके बारे में एक व्याख्यान मैंने आपसे डिलीवर किया था। उसके बाद में टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर सिस्टम पे आपको मैंने डिस्कस किया था, जिसमें यूनिनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम, ट्राइनोमियल सिस्टम, पॉलिनोमियल सिस्टम। और आज का अपना जो व्याख्यान है ये बहुत ही सिंपल व्याख्यान है, जस्ट एक तरह का परिचय है। ये मान के चलिए कि एनिमल टैक्सोनॉमी क्या होती है, सिस्टमैटिक्स क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, कौन कौन सी सोसाइटीज हैं, फीना का मतलब क्या है, टैक्सोन का मतलब क्या है। तो ये कुछ मतलब वेरी इंफॉर्मेटिव टॉक, वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी सिंपल। और ये व्याख्यान ये मान के चलिए 10+2 लेवल का भी है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के भी ये पर्पजफुल है, MSc के स्टूडेंट्स के पर्पजफुल भी है, और जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी टैक्सोनॉमी की एक अलग सी यूनिट होती है और उसमें भी सिंपल क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। सो वेरी सिंपल but very informative talk, which I am going to deliver and sharing with you. And my title of today's topic is Animal Taxonomy and Introduction. First of all, procedure of taxonomy. Taxonomy का procedure क्या है? Systematics has been defined as the scientific study of diversity in living organisms. सिस्टमेटिक्स को आप इस तरह परिभाषित कर सकते हो कि सजीवों में पाई जाने वाली विविधताओं का वैज्ञानिक अध्ययन सिस्टमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। सिस्टमेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, सजीवों में पाई जाने वाली विविधताओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्टमेटिक्स। It refers to the study and classification of organisms for the study and classification of the evolutionary relationship among organisms. It refers to the study and classification of organisms. सजीवों के वर्गीकरण और उनके अध्ययन से संबंधित है, और the study and classification of the evolutionary relationship among organisms। इसके अलावा सजीवों के मध्य पाए जाने वाला जो उद्विकासीय संबंध है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो आगे चलकर एक मैं टेबल आपसे डिस्कस करूंगा जिसमें टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस से आपका ये परिभाषा है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सिस्टमैटिक्स क्लासीफाई स्पीसीज on the basis of 3 specific branches of biology. सिस्टमैटिक्स के द्वारा बायोलॉजी की 3 विशिष्ट शाखाओं के द्वारा स्पीसीज का और सुचारू रूप से सिस्टमैटिक रूप से इनका क्लासिफिकेशन अपन कर सकते हैं। और ये 3 ब्रांचेज कौन कौन सी हो सकती है? न्यूमेरिकल सिस्टमैटिक्स, सेकेंड इज बायोकेमिकल सिस्टमैटिक्स, थर्ड इज एक्सपेरिमेंटल सिस्टमैटिक्स। न्यूमेरिकल सिस्टमैटिक्स में नाम से स्पष्ट है कि ये
कोई न्यूमेरिकल डाटा से संबंधित है, संख्यात्मक आंकड़ों से संबंधित है। तो न्यूमेरिकल सिस्टमैटिक्स में क्या होगा? इट यूजेस बायोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई एनिमल्स। इसमें किसी भी प्राणी का वर्गीकरण, किसी भी प्राणी की पहचान, उसमें जैव सांख्यिकी का यूज होता है। इट यूजेस biological statistics to identify and classify animals. Second is biochemical systematics. अब इसमें भी नाम से स्पष्ट है बायोकेमिस्ट्री, और सेल में बायोकेमिस्ट्री का मतलब बायोमोलिक्यूल्स, स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, न्यूक्लिक एसिड्स भी है, डीएनए भी है, आरएनए भी है। तो इन सभी की बेसिस पे भी आजकल क्लासिफिकेशन में इनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है। तो टैक्सोनॉमी की जो रिसेंट ब्रांचेज अब जो चल रही है, उसमें प्रोटीन को बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, डीएनए की बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। सो बायोकेमिकल सिस्टमैटिक्स, इट क्लासिफाई एंड आइडेंटिफाई एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इस ब्रांच में बायोमोलिक्यूल के विश्लेषण के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण और उनकी पहचान की जाती है। It classify and identify animals on the basis of animals of biomarkers. तीसरी जो ब्रांच है that is experimental systematics. It classify and identify animals on the basis of evolution, on the basis of mutation, on the basis of genetic divergence, on the basis of hybridization that comprise a species. तो अभी मैंने आपको बताया कि वर्तमान में जो टैक्सोनॉमी की जो ब्रांच है वो उसमें बहुत डेप्थ में यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे उसमें स्टडी होती है। और एक्सपेरिमेंटल सिस्टमैटिक्स में इसमें प्राणियों की पहचान और उनका वर्गीकरण जो है वो मुख्यतः उद्विकास पर आधारित है, म्यूटेशंस पर आधारित है, आनुवंशिक विविधता पर आधारित है, संकरण हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आधारित है। तो इस तरह टैक्सोनॉमी के ये तीन मेन ब्रांचेज हैं, न्यूमेरिकल सिस्टमैटिक्स, बायोकेमिकल सिस्टमैटिक्स और एक्सपेरिमेंटल सिस्टमैटिक्स। अब अपन चलते हैं कि मॉडर्न सिस्टमैटिक्स का क्या यूज हो सकता है, क्या एप्लीकेशन हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न सिस्टमैटिक्स, इसके मेन एप्लीकेशंस में इट एनालाइज द ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस प्लेनेट। तो इस पृथ्वी के ऊपर, इस ग्रह के ऊपर सजीवों की जितनी भी जैव विविधता है उन सब का विश्लेषण इसमें किया जाता है। तो मॉडर्न सिस्टमैटिक्स में इट एनालाइज द ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट। सेकेंड एप्लीकेशन, it is used in study of diversity and differentiate between extinct and living organism by cladogram and phylogenetic tree. तो इस का एक बहुत और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस क्या है कि जो प्राणी वर्तमान में मौजूद है यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा जो प्राणी विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उनका क्लेडोग्राम बना के और फिलोजेनिक ट्री बना के उनके मध्य डाइवर्सिटी और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जा सकता है। क्लेडोग्राम पे भी मैं एक अलग से व्याख्यान आपसे शेयर करूंगा। क्लेडोग्राम कैसे बनाते हैं, उसमें ब्रांचेस का क्या महत्व है, ब्रांच की लंबाई का क्या महत्व है, नोड का क्या मतलब है ना, हाइट का क्या मतलब है। इसी तरह फिलोजेनिक ट्री है वो कैसे बनाते हैं। तो टैक्सोनॉमी के अंदर क्लेडोग्राम और फिलोजेनिक ट्री, इनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और बड़ी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है, इसके अलावा नेट जीआरएफ की जो एग्जाम है, उसमें क्लेडोग्राम और फिलोजेनिक ट्री पे बहुत ही डेप्थ वाले क्वेश्चन आते हैं। तो क्लेडोग्राम और फिलोजेनिक ट्री पे मैं एक अलग से एक व्याख्यान, बहुत ही सुंदर व्याख्यान बहुत जल्दी मैं आपसे शेयर करूंगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक ऑर्डर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। उद्विकासीय इतिहास के आधार पर
इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर सजीवों का क्लासिफिकेशन और उनको टेक्सोनोमिक ऑर्डर्स में उनको व्यवस्थित करना, उनको आइडेंटिफाई करना, ये भी मॉडर्न सिस्टमेटिक्स का मेन पर्पस है. So it analyzes overall biodiversity of organisms on this planet. It is used in study of diversity and differentiate between extinct and living organisms by cladogram and phylogenetic tree. Identification of taxonomic orders and classification of organisms according to evolutionary history. और एक एप्लीकेशन इसकी ओर है assessment of biodiversity result in manipulation of biological control of pest and predator. तो कई बार पेस्ट और प्रीडेटर का जैविक नियंत्रण जो होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, उनमें होने वाला मैनिपुलेशन, उस मैनिपुलेशन में इस मॉडर्न सिस्टमेटिक्स का बहुत बड़ा है. तो खेतों में जो फसलें होती है उसमें इंसेक्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल, और कंट्रोल के लिए भाई इंसेक्टिसाइड भी यूज में लेते हैं, पेस्टिसाइड भी यूज में लेते हैं. और बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये होता है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, एक तरह की फूड चेन वहाँ पर एस्टेब्लिश होती है. और बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो सबसे बढ़िया बेस्ट कंट्रोल है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है और पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहती है. और उस एग्रीकल्चर फीड में खाद्य श्रृंखला जो है, फूड चेन है, वो मेंटेन रहती है, फूड वेयर मेंटेन रहता है. और ओवरऑल उस एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का इकोसिस्टम जो होता है वो एस्टेब्लिश रहता है, इकोसिस्टम बहुत हेल्दी रहती है. और ओपन सिस्टम जो होता है वहाँ का, यानी इनपुट आउटपुट, उसमें एक सामने बना रहता है. अदरवाइज तो किसी एनिमल की स्पीसीज की संख्या बढ़ गई, किसी कम हो गई, किसी प्लांट की संख्या बढ़ गई, किसी प्लांट की संख्या कम हो गई, क्योंकि इकोसिस्टम में हर एनिमल का, एक एक एलिमेंट का बहुत बड़ा महत्व है. इवन तो बैक्टीरिया का भी बहुत बड़ा रोल है, फंजाई का भी बहुत बड़ा रोल है. और कोई भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है. लेकिन अफसोस है कि दिन प्रतिदिन वनस्पतियों की, प्राणियों की प्रजातियां विलुप्त होने जा रही है, उस विलुप्ति के कगार पर है. क्योंकि मानव है, उसकी जो क्रियाकलाप है, गतिविधियां है, ये इस पृथ्वी के हेल्थ के लिए बहुत ही घातक है. अब सिस्टमेटिक्स के बाद में सेकंड एस्पेक्ट पे मैं चर्चा करूंगा, दैट इज टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of classification and naming of organism in biology. तो जीव विज्ञान में प्राणियों के वर्गीकरण और उनके नामकरण से संबंधित जो अध्ययन है, वो अध्ययन टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है. द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of classification and naming of organism in biology. It uses phenotypic, behavior, molecular and biochemical observations to identify an organism. इसमें किसी भी सजीव की पहचान करने में उसके लक्षण समष्टि करैक्टर्स जो है, फिनोटिपिक करैक्टर्स है, उसके इथोलॉजिकल करैक्टर्स है, उसके आणविक स्तर पर जो लक्षण हैं, उसके जैव रासायनिक जो लक्षण हैं, उन सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. क्योंकि पहले किसी भी जाति की जो पहचान होती थी वो उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर की जाती थी. लेकिन मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे आजकल किसी भी स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जाता. उसमें मॉर्फोलॉजी के साथ बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, ईथोलॉजी, एनवायरनमेंट के किसी भी सिग्नल के प्रति होने वाली जो रेस्पॉन्स है, सभी एस्पेक्ट का इसके अंदर यूज किया जाता है. A species is considered as the fundamental unit of biological classification of organisms. किसी भी सजीव के जैविक वर्गीकरण में स्पीसीज को एक मूलभूत इकाई के रूप में, फंडामेंटल यूनिट के रूप में माना जाता है. The species is considered as the fundamental unit of biological classification of organisms. और किसी भी
एनिमल का, प्लांट का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें सबसे पहले फाइलम, उसके बाद में क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। इन सभी का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। हालांकि और डिटेल में ले तो इसमें सुप्रा और शब्द उसका भी यूज हो सकता है। सुपर फाइलम, फाइलम, सब फाइलम, सुपर क्लास, क्लास, सब फाइल्स, सुपर ऑर्डर, ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली। जीनस के बाद में सब जीनस भी हो सकता है, स्पीसीज के बाद में सब स्पीसीज भी हो सकता है। तो ये अलग अलग टैक्सोनॉमिक लेवल है, लेकिन नॉर्मल जो टैक्सोनॉमिक लेवल की हम बात करते हैं उसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन सब का यूज होता है। टैक्सोनॉमिक असाइन यूनिक नेम्स फॉर ईच टाइप ऑफ स्पीसीज। टैक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं वो प्रत्येक जाति को एक उचित नाम है, यूनिक नेम, वो उसके अंदर देते हैं, या प्रत्येक जाति का एक यूनिक नाम है वो रखा जाता है। The name is based on ICZN, where the first name is genus and second name is species. तो प्राणियों का जो नामकरण है वो ICZN द्वारा प्रतिपादित नियमावली के अकॉर्डिंग रखा जाता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और इसमें प्रथम नाम जीनस के रूप में निरूपित होता है और सेकंड नाम जाति के रूप में निरूपित होता है। The difference between taxonomy and systematics is that taxonomy is involved with classification and nomenclature of an organism, while systematics is involved with the evolutionary relationship of an organism. तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि टैक्सोनॉमी जो ब्रांच है वो सजीवों के नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है, जबकि सिस्टमैटिक्स जो ब्रांच है वो प्राणियों के उद्विकास के संबंधों पर आधारित है। इस टेबल में आप देख रहे हो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या डिफरेंसेस है, और बहुत ही सुंदर ये टेबल है, बहुत ही डेप्थ में इसके अंदर डिफरेंस बनाए गए। जैसे पहला डिफरेंस है वो डेफिनेशन की बेसिस पे है। टैक्सोनॉमी डेफिनेशन क्या है? टैक्सोनॉमी इज द डिसिप्लिन of classify organisms into taxa by arranging them in a highly ordered manner. Systematics की definition क्या है? Systematics is a broad field of biology that studies the diversification of species. Taxonomy की importance क्या है? इसमें name, describe, arrangement, identification, इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि systematics में it provide a layout plan for all those taxonomic functions. Evolutionary history of species. Evolutionary history of species is not studied. तो टैक्सोनॉमी में उद्विकासीय जो संबंध है उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, लेकिन सिस्टमैटिक्स में उद्विकासीय संबंध उस पर जोर दिया जाता है। एनवायरमेंटल कंडीशंस. एनवायरमेंटल कंडीशंस आर इनडायरेक्टली रिलेटेड। यहाँ पर पर्यावरणीय जो परिस्थितियाँ हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से उस जाति के साथ संबंधित हो सकती है, लेकिन सिस्टमैटिक्स में एनवायरमेंटल कंडीशंस आर डायरेक्टली रिलेटेड फॉर द एनालिसिस। यहाँ पर पर्यावरणीय परिस्थितियाँ हैं वो विश्लेषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उनका संबंध है, उनका यूज किया जाता है। चेंज विद टाइम, सब्जेक्ट टू चेंज विद टाइम। टैक्सोनॉमी है वो समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है, नामकरण परिवर्तित होता रहता है ना। प्राणियों की जो सिचुएशन है टैक्सोनॉमी में, स्टेटस में, वो निरंतर परिवर्तित होता रहता है, लेकिन सिस्टमैटिक्स में समय के साथ कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। इवोल्यूशन में लाखों वर्ष लगते हैं, करोड़ों वर्ष लगते हैं, और किसी भी एनिमल के एक पर्टिकुलर पॉइंट को शिफ्ट करना, 1 mm भी आपने शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब 10 लाख वर्ष का कम से कम डिफरेंस है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी पे चर्चा हो गई है, सिस्टमैटिक्स पे चर्चा हो गई है, और क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज ए मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग
द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। वर्गीकरण है, ये एक ऐसी प्रणाली है जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी सजीवों की विविधताओं को एक संगठन के रूप में, एक सुव्यवस्थित मेथड के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं। क्लासिफिकेशन इज ए मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है। क्लासिफिकेशन इज ए मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। It involves the techniques of characterization, identification, nomenclature and grouping of organisms। तो क्लासिफिकेशंस में किसी भी प्राणी के लक्षण, कैरेक्टर्स, उनकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन, उसका नामकरण, नोमेनक्लेचर और उसका समूहीकरण, ग्रुपिंग, इन चार बातों पर विशेष जोर ज्यादा ध्यान रखें। It involves the techniques of characterization, identification, nomenclature and grouping of organisms। Classification is the arrangement of organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and dissimilarities। क्लासिफिकेशन में विभिन्न सजीवों का उसमें पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं के आधार पर इनको ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर रखा जाता है। क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ similarities and dissimilarities। It helps in understanding the diversity of planet Earth। क्लासिफिकेशन के द्वारा पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैव विविधता को समझने में बहुत बड़ी सहायता है। It makes identification and the study of a wide variety of organisms very easy। क्लासिफिकेशंस के द्वारा विभिन्न सजीवों की विभिन्न विविधताओं का, वैराइटीज का व्यापक स्तर पर अध्ययन किया जा सकता है। उनको पहचान के अंदर बहुत बड़ी सहायता मिलती है। It makes identification and the study of a wide variety of organisms very easy। It reveals intra and interrelationship among different groups। इसमें सजीवों के मध्य पाए जाने वाले अंतरा प्रकार के संबंध और अंतर प्रकार के संबंध, यानी इंट्रा और इंटर रिलेशनशिप, इन दोनों को इसके अंदर महत्व दिया जाता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिजम्स एंड फॉसिल्स ऑफ अदर लोकेलिटीज। क्लासिफिकेशंस के द्वारा सजीव और अन्य स्थानों पर पाए जाने वाले जीवाश्मों के बारे में भी महत्वपूर्ण सूचना प्रदान की जाती है। It contributes to all branches like biogeography, ecology, ethology, entomology, biochemistry and biotechnology। और क्लासिफिकेशन जो है वो विज्ञान की और अन्य शाखाओं के साथ भी इसका सह संबंध होता है, कॉरिलेशंस होता है। और अन्य ब्रांचेज में बायोजियोग्राफी है, जैसे इकोलॉजी है, इथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है और बायोटेक्नोलॉजी। अब चलते हैं अपन नोमेनक्लेचर, नामकरण। क्योंकि सिस्टमेटिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, टेक्सोनॉमी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, क्लासिफिकेशन के बारे में आपको मैंने बता दिया है, और अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इज द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नोमेनक्लेचर क्या है? किसी भी प्राणी का, किसी भी सजीव का वैज्ञानिक नामकरण जो किया जाता है, दैट इज नोमेनक्लेचर। बिफोर 1750 टैक्सोनॉमिस्ट यूज लैटिन वर्ड्स फॉर ए स्पीसीज। 1750 से पहले जो वार्गीकी वैज्ञानिक जो हैं, टैक्सोनॉमिस्ट हैं, वो किसी जाति के नामकरण के लिए लैटिन शब्दों का इस्तेमाल करते थे। Nomenclature is basically divided
into three main types. नोमेनक्लेचर को मुख्यतः तीन प्रकारों में यहाँ पर वर्गीकृत किया है: पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और इस संबंध में एक विस्तृत व्याख्यान मैंने कल आपसे शेयर किया है, जिसमें यूनिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल और वर्तमान में लेटेस्ट जो नामकरण की पद्धति है उसका भी उसमें जिक्र किया है। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होगा? इट इज ए वेरी ओल्ड सिस्टम यूज्ड इन 18th सेंचुरी। तो पॉलिनोमियल नामकरण की जो पद्धति है यह बहुत पुरानी है और 18वीं शताब्दी में इसको उपयोग में लिया जाता था। इट इज लेंथी एंड वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। पॉलिनोमियल सिस्टम में किसी भी प्राणी का वैज्ञानिक नाम रखना बहुत ही टेढ़ा काम है, और नाम आपने रख भी दिया तो उसको याद करना भी बहुत टिपिकल है। जैसे विलो का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? सालिक्स प्यूमिला ऑगस्टिफोलिया अल्टेरा। अब विलो है, ये तो ठीक है, कॉमन शब्द है, बहुत याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका पॉलिनोमियल सिस्टम में नाम क्या बैठा है? सालिक्स प्यूमिला ऑगस्टिफोलिया अल्टेरा। अब इतने लंबे जो नाम है वो याद करने की दृष्टि से बहुत टिपिकल है, बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए वर्तमान में पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर का उपयोग नहीं किया जाता है। ट्राइनोमियल सिस्टम, it was introduced by Mayer. He introduced the concept of subspecies for isolation of local population. इन्होंने लोकल पॉपुलेशंस के वर्गीकरण के लिए सब स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया। He introduced the concept of subspecies for isolation of local population. The naming of an animal up to subspecies is called ट्राइनोमियल nomenclature. तो किसी भी प्राणी का उपजाति तक का जो नामकरण है वो त्रिनाम पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे होमो सैपियंस सैपियंस, अब यह मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, होमो जीनस है, सैपियंस स्पीसीज है, ये सैपियंस सब स्पीसीज है। इसी तरह ये सोन चिरैया है, वैक्टर, इसका नाम है मोटेसिला एल्वा फ्लेवा। तो त्रिनाम पद्धति है। सब स्पीसीज लेवल पर जब नोमेनक्लेचर किया जाता है तो ट्राइनोमियल सिस्टम का इसका उपयोग किया जाता है, और यह सिस्टम इतना हार्ड भी नहीं है और याद करने की दृष्टि से भी ज़्यादा टिपिकल भी। बाइनोमियल सिस्टम, इट वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल वॉन लिनेन। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन सबसे पहले कार्ल वॉन लिनेन किया था, और कार्ल वॉन लिनेन ने द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग अपना खुद का नाम भी चेंज कर दिया, कैरोलस लिनियस। अब यहाँ पर कैरोलस है, ये कोई जीनस नहीं है, लिनियस है, कोई स्पीसीज नहीं है। According to this nomenclature, an organism is composed of two Latin words. इस नामकरण की पद्धति के अनुसार किसी भी प्राणी के दो नाम होंगे जो कि लैटिन भाषा के होंगे। द फर्स्ट वर्ड इज जीनस, इसमें प्रथम नाम है वो जीनस है, और सेकंड नाम है वो स्पीसीज के रूप में है। जैसे ह्यूमन का जोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस, मधुमक्खी का जोलॉजिकल नेम एप्स इंडिका, पीजन का जोलॉजिकल नेम कोलंबा लिबिया। अब यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट टेबल और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या डिफरेंस है? क्लासिफिकेशन इज द अरेंजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो क्लासिफिकेशन में क्या है कि सजीवों के मध्य पाई जाने वाली समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उनको अलग अलग समूहों के अंदर रखा जाता है, और अलग अलग समूह में रखने की जो परिपाटी है ये क्लासिफिकेशन के नाम से जानी जाती है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज ए साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम इन विच ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नेम्ड यूजिंग ए जीनस नेम एंड ए स्पीसीज। तो बाइनोमियल सिस्टम में किसी प्राणी का नामकरण जब करते हैं तो उसमें एक नाम जीनस के रूप में होता है और एक नाम स्पीसीज के रूप में। At levels of organizations like domain,
kingdom, phylum, class, order, family, genus और species, इन सब का यूज होता है। जबकि द्विनामपत्ति में केवल दो ही शब्द जीनस और स्पीशीज का उपयोग किया जाता है। और इन दोनों का महत्व क्या है? क्लासिफिकेशन का महत्व क्या है? क्लासिफिकेशन प्लेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर, ऑरिजिन, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। तो क्लासिफिकेशन है वो एक ऐसी पत्ती है जिसमें सजीवों में संरचनाओं में पाई जाने वाली समानताएं हैं, उनकी उत्पत्ति, उनका उद्भिद विकास, उनके आणविक संगठन, उन सभी लक्षणों को इसमें तवज्जो दी जाती है। जबकि द्विनामपत्ति में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफरेंशिएटिंग वन ऑर्गेनिज्म फॉर अनदर ड्यू टू देयर यूनिक नेम्स। तो यूनिक नाम के आधार पर उनको अलग से उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। अब ये कुछ सोसाइटी के नॉमेनक्लेचर है और एग्जाम इनके बारे में जनरली पूछा जाता है। तो जैसे ICBN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो वनस्पति शास्त्र में वनस्पतियों का जो अध्ययन है उनका नामकरण है वो ICBN में उल्लेख किए हुए कोड के आधार पर किया जाता है। ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, प्राणियों का जो नामकरण है, वर्गीकरण है, उसमें इस कोड का उपयोग किया जाता है। ICBACN इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, जीवाणुओं का जो नामकरण है उसमें इस संहिता का उपयोग किया जाता है। ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, इसमें विषाणु का जो नामकरण है उसमें इस कोड का यूज किया जाता है। ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट, तो जो क्रॉप प्लांट्स हैं, फसल वाले जो पौधे हैं, उनका भी एक विशेष सिस्टम होता है उनके वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का। तो ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड। तो ये कुछ एब्रीविएशंस हैं जो परीक्षाओं में सामान्यतया पूछी जाती है। अब इसमें दो शब्दों का मैं और जिक्र करूंगा। एक तो इसके अंदर फैना, फैना क्या है? दिस टर्म वाज प्रपोज्ड बाय केम्प एंड गिल इन 1943। तो फीना शब्द का जो प्रतिपादन है वो सबसे पहले केम्प और गिल ने 1943 में इसका प्रतिपादन किया था। फीना इज ए पॉपुलेशन ऑफ होमोजेनस सैंपल। फीना है वो एक किसी भी प्रतिदर्श, किसी भी सैंपल की जो समांगी होमोजेनस सैंपल है। They form a group of organisms recognized on the basis of similarities of trait. Pheنا is a population of homogeneous sample that form a group of organisms recognized on the basis of similarities of the trait. Phena include varieties, sexual dimorphism, seasonal variation, morphs and variants. तो फीना के अंदर किन किन को सम्मिलित किया जाता है? विभिन्न प्रकार की वैरायटीज, लैंगिक विविधता, इसके अलावा सीजनल वेरिएशंस, मॉर्फ एंड वेरिएंस। तो फीना है ये भी एक पॉपुलर टर्म है और परीक्षा में इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो फीना का प्रपोजल किसने दिया? केम्प और गिल ने 1943 में। और फीना क्या है? फीना इज ए पॉपुलेशन of homogeneous sample. They form a group of organisms recognized on the basis of similarities of the trait, and pheنا include varieties, sexual dimorphism, seasonal variation, morphs and variants. इसी तरह एक important शब्द और है taxon. According to ICZN, taxon is a taxonomic unit comprising of population of organisms which are phenotypically related with common characters which are differentiated from other subunits. So ICZN के according taxonomy unit comprising of population of organisms which are phylogenetically related with common characters
which are differentiated from other surveillance. And scientists generally use 8 taxonomic categories in classification. और प्राणियों के सब्जियों के वर्गीकरण में जनरली 8 टैक्सोनॉमिक फैक्टर्स को यूज किया जाता है, जिनको टैक्सॉन बोलते हैं। और इनका जो अरेंजमेंट है ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहला जो टैक्सा है, सबसे सीनियर या सुपीरियर, दैट इज डोमेन। डोमेन के बाद में किंगडम, उसके बाद है फाइलम, उसके बाद है क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। इसलिए स्पीशीज है वो नोमेनक्लेचर की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन इसमें और डिटेल यदि लें बस, तो इसमें भी जैसे फाइलम से ऊपर यदि कोई शब्द है तो सुपर फाइलम होगा, फाइलम के नीचे हैं वो सब फाइलम होगा, क्लास के ऊपर है तो वो सुपर क्लास होगी, क्लास के नीचे सब क्लास होगी, ऑर्डर के ऊपर सुपर ऑर्डर है, ऑर्डर के नीचे सब ऑर्डर है। इसी तरह फैमिली के ऊपर सुपर फैमिली है, फैमिली के नीचे सब फैमिली। तो डिटेल वर्गीकरण भी चाहे वो भी अपन कर सकते हैं, और उसमें जीनस के बाद में स्पीशीज, स्पीशीज के बाद में सब स्पीशीज। लेकिन मोटे तौर पर एक सामान्य वर्गीकरण में इन 8 लेवल्स का यूज किया जाता है, और ये लेवल टैक्सॉन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये एक आज का अपना बहुत ही सुंदर व्याख्यान, टैक्सोनॉमी एक ब्रीच है। और इसमें मैंने 4 बातें आपसे डिस्कस की है, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन क्या है, सिस्टमैटिक्स क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, टैक्सॉन क्या है, फीना क्या है। और आई थिंक यू लाइक दिस लेक्चर। और फिर भी आपके मन में कोई शंका हो, सवाल हो, तो आप निसंकोच मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और माई व्हाट्सएप नंबर इज 941444661007। और अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू, आई एम हाईली thankful to you. Have a good day. Thank you very much.